जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसमें जो एक्सरसाइज था 9.1 में हम लोग 9.1 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 13 तक देखे थे ना, 13 तक। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, एक लड़की है, लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर। ये भी मान लीजिए क्या है, लड़की है। 1.2 मीटर लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, गुब्बारा क्या रहा है, उड़ रहा है। गुब्बारे की जो ऊंचाई है कितनी है, गुब्बारे की ऊंचाई जो लिखा है 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर। ये क्षैतिज में उड़ रहा है गुब्बारा। गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। जब ये लड़की गुब्बारे को देखती है तो उन्नयन कोण कितना बनता है, उन्नयन कोण बन जाता है 60 अंश। ये कोण जो बन जाता है आपका 60 अंश का कोण बनता है। उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 अंश। गुब्बारा मान लीजिए पॉइंट सी है, ये मान लीजिए डी है। गुब्बारे की ऊंचाई दिया 88.2 मीटर दिया है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश से कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए उन्नयन कोण घट रहा है, यानी गुब्बारा क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। इधर जाएगा तो उन्नयन कोण आपका घटेगा। अगर गुब्बारा इधर आएगा, गुब्बारा यहाँ आएगा तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी गुब्बारा क्षैतिज में जा रहा है इधर। मान लीजिए गुब्बारा यहाँ पॉइंट किस पे पहुंच जाता है, ई पे पहुंच जाता है। गुब्बारा ई पे पहुंचता है, इसकी ऊंचाई क्या रहती है, वही रहती है 88.2 मीटर ही रहता है। गुब्बारा यहाँ पहुंच जाता है, ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है, उन्नयन कोण इसका हो जाता है 30 अंश। उन्नयन कोण ये हो जाता है 30 अंश हो जाता है। ये उन्नयन कोण 30 अंश बन जाता है। इसको मान लीजिए F है, इसको मान लेते हैं G है, इसको मान लेते हैं M है, M है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताना है। देखो इस अंतराल में गुब्बारा कितनी दूरी तय किया, ये दूरी आपको निकालना है ना, ये दूरी या ये दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं गुब्बारा कितनी दूरी तय किया, x दूरी तय किया। दिए गए समय में गुब्बारा x दूरी मान लीजिए तय करता है। ये आपका फिगर है। 1.2 ये है, 1.2 आपका ये भी होगा, 1.2 आपका ये भी होगा, दोनों 1.2 होंगे। हमको क्या करना है, FC या GE का मान निकालना है। तो चित्रानुसार क्या हो जाएगा, चित्रानुसार इसको यस मान लेते हैं और इसका डिस्टेंस हम लोग y मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस y मान लेते हैं। ठीक,
ये भी y हो जाएगा आपका, ये भी, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाता है। हमको क्या करना है, FC निकालना है या GE निकालना है। चित्रानुसार क्या हो जाएगा, चित्रानुसार FC बराबर हो जाएगा GE बराबर कितना हो जाएगा, 88.2 में से 88.2 में से देखो पूरे वाले में से हम लोग ये वाली दूरी निकाल देंगे। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर बराबर 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 87.0 मीटर हो जाएगा आपका, 87.2 मीटर हो जाएगा। यानी ये वाला डिस्टेंस आपका 87.2 बचेगा। ठीक है, 87.2 बचेगा। हमको यक्स की वैल्यू निकालना है, यक्स की वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं, माना AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, y तथा दिए गए समय में गुब्बारे द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी गुब्बारे द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी कितना है, x है। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, 4 लाइन, जैसे हम लोग पीछे वाली वीडियो में बताते आए हैं हम कि फिगर के बारे में 4 लाइन हम लोग लिखेंगे, तो इसमें भी वही कार्यक्रम करेंगे। चलिए सवाल को लगाते हैं। सवाल में क्या करेंगे, अब त्रिभुज सबसे पहले हम लोग लेंगे CFB में, त्रिभुज CFB में क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स हो जाएगा FC अपान BF। FC माने हो जाएगा, FC माने लंब बटे आधार, तो tan 60 बराबर हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा FC अपान y। आधार कितना है, y। इसका वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू होता है √3। FC का वैल्यू हम निकाले हैं 87 निकाले, 87 अपान y। Therefore y इक्वल टू हो जाएगा 87 बटे √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, y का मान निकल गया। अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल EGB में। अब ट्रायंगल EGB में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल EGB में tan 30 बराबर हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब। इसके लिए लंब कौन सा होगा, EG या GE बटे आधार इसका ये बड़ा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा y प्लस x। देखो आधार पूरा होगा ना, BG, तो y प्लस x हो जाएगा ना, y प्लस x हो जाएगा। देखिए ये डिस्टेंस लिखा है, ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, y है, ध्यान रखेंगे। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 GE का वैल्यू वही होगा, GE का वैल्यू 87 होगा, 87 बटा कितना हो जाएगा, y प्लस x। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, देखो y प्लस x इक्वल टू हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा 87 √3 हो जाएगा,
87√3 हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y उधर जाएगा 87√3 माइनस माइनस जाएगा 87/√3 हो जाएगा, 87/√3 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा √3 × √3 करीब 3 गुणे करीब 3 हो जाएगा 87/3 माइनस हो जाएगा 87 बटे कितना हो जाएगा √3, ये बचा रहेगा। ये 87 इसमें से कॉमन ले लो, 87 जब कॉमन लेंगे बचेगा 3 - 1/√3। ये किसका वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है। 87 गुणे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, परमेयीकरण कर देंगे √3 का, तो हो जाएगा 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 1 17 √3 कितना हो जाएगा 3, काट दो इसको, 7 × 4 = 11 12 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 2 3 × 8 = 24 58 करड़ी में कितना हो जाएगा 3। ये x की वैल्यू आ जाएगा, यानी कि क्षैतिज दिशा में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी आपका यही होगा। क्षैतिज दिशा में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी 58√3 होगा। कितना मीटर आएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा आप। √3 का वैल्यू रखा होगा तो रख दीजिएगा, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा ना, आंसर मैच कर लीजिएगा आप। ठीक, अब 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन 15 नंबर, क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंद्रहवां क्वेश्चन आपका दिया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। नेशनल हाईवे जो होता है, मीनार के पास, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवलंबन कोण पर देखता है। देखिए क्या होता है, एक मीनार है, ये मीनार है, ये भी मीनार है, मीनार के शीर्ष पर एक आदमी खड़ा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवलंबन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताना है आपको। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, ये मान लीजिए मीनार है, ये राजमार्ग है आपका, राजमार्ग है मान लीजिए, ये रोड है आपका, नेशनल हाईवे है। अब ये बिंदु मान लीजिए सी है, सी है, सी पर क्या है, कार है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवलंबन कोण से देखता है। मीनार ऊंची है, जिसके देखिए मीनार के सापेक्ष जो आदमी है, आदमी का जो लंबाई है बहुत छोटा है, मीनार ऊंची है, इसलिए आदमी के हाइट को यहाँ नेगलेक्ट करके चलेंगे ना, मीनार के सापेक्ष आदमी बहुत छोटा होता है, इसलिए हम आदमी के हाइट को ध्यान में नहीं रखेंगे ना। यहाँ पे यहाँ से अवलंबन कोण, इस कार का अवलंबन कोण कितना होता है यहाँ देखा जाता है। अवलंबन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा, ये जो दृष्ट रेखा होगी क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगा वही अवलंबन कोण होता है। अवलंबन कोण कितना बनता है 30 अंश, ये 30 अंश का अवलंबन कोण बनता है, ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश बनेगा ना, 30 अंश का अवलंबन कोण बनेगा, 30 अंश का अवलंबन कोण बनता है, देखता है, जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जा रहा है। ये कार जो है मीनार के पार की तरफ इधर जा रहा है, एक समान चाल से चल रहा है ना। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 अंश हो गया। देखिए 6 सेकंड बाद क्या हुआ, 6 सेकंड बाद मान लीजिए कार कहाँ पहुंचा, डी पे। जब यहां से मीनार के शिखर को देखा जाता है अवलंबन कोण देखिए बढ़ गया,
अनुमान कोण ये हो गया ना, अनुमान कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया, 60 अंश का अनुमान कोण बन गया। अगर ये कोण 30 है तो ये भी कोण कितना होगा, 30 अंश का होगा, क्यों, एकांतर कोण है। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश होगा ना, 60 अंश हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताना है। अब आपको ये बताना है डी से ए तक आने में कार द्वारा लिया गया समय, समय कितना हो जाएगा, ये समय बताना है। तो समय निकालने के लिए देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, चाल निकाल लेते हैं, कार की चाल निकाल लेते हैं। कार की चाल जब निकल जाएगा तो ये दूरी निकाल करके, जब दूरी पता हो जाएगा कार की चाल पता हो जाएगा, कार की चाल में पहले ही पता हो जाएगा, जब चाल पता हो जाएगा दूरी पता रहेगा तो हम लोग समय निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, माना कार 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलता है, x डिस्टेंस चलता है, तथा D से A तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, y है, मान लेते हैं ऐसे। मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई h है, इस तरह से मान लेते हैं हम लोग ना। तो ये चीजें आपकी बनी। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चाल निकालेंगे, किसकी, कार की, कार की चाल निकालेंगे। तो कार की चाल निकालने के लिए दूरी हमको पता होना चाहिए, दूरी हमको पता है नहीं, इस दूरी के रूप में हम लोग कार की चाल निकालते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, माना चित्रानुसार, माना चित्रानुसार, माना चित्रानुसार जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h है, h है, तथा 6 सेकंड में, 6 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी, द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी कितना है, 6 सेकंड में x है, x है ना, तथा D से A तक की दूरी कितनी है, y है, तथा DA बराबर कितना हो जाएगा, DA बराबर हो जाएगा y ना, DA बराबर हो जाएगा y। इतना चीज हम लोग क्या की मान लिए। मानने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग चाल निकाल लेते हैं, कार की चाल, कार की चाल, कार की चाल, चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। ठीक, दूरी कितना है, x है, दूरी है x, समय कितना है, समय कितना 6, x बटे 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार की चाल हो जाएगा। तो चाल v बराबर हो जाएगा x बटे 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BAC में, अब ट्रायंगल BAC में, अब ट्रायंगल BAC में देखिए, ट्रायंगल BAC में क्या हो जाएगा, BAC में, ट्रायंगल BAC में हो जाएगा। देखिए लंब पता, लंब के रूप में और आधार के रूप में हमको चाहिए, tan 30 बराबर हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब, लंब कितना है h, लंब बटे आधार, आधार कितना आपका हो जाएगा AC या CA, कुछ भी लिख लो, AC, h की वैल्यू नहीं पता है, अपान इसका वैल्यू, AC का वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, या x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा h√3, h√3 हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगा। हमको y की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो y की वैल्यू निकालना है तो यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 1 बना दो, फिर ट्रायंगल BAD में
अब ट्रायंगल BAD में, ट्रायंगल BAD में देखिए, ट्रायंगल BAD में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BAD में हो जाएगा tan 60 इक्वल टू हो जाएगा tan 60 इक्वल टू लंब कितना है h, आधार कितना है y, h बटे y, ठीक। देखो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा x अपान y, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसलिए h इक्वल टू हो जाएगा √3y हो जाएगा। h की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, इसलिए कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा h √3 हो जाएगा, h का वैल्यू कितना है, h की वैल्यू √3y इंटू कितना हो जाएगा, √3 पहले से है √3, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3y x प्लस वाई, देयरफॉर y को उधर ले आओ, देयरफॉर 3y माइनस y को उधर ले आ रहे हैं माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा x, y का पक्षांतर किए हैं, इसके लिए पक्षांतर शब्द आता है, चिन्ह उसी का बदलता है, तो इसके लिए पक्षांतर किए तो y इसका चिन्ह बदलेगा, x तो समझिए अपनी ही जगह पे है, तो 3y से y घटाएं कितना बचेगा 2y, देयरफॉर 2y इक्वल टू हो जाएगा x, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा x अपान 2, ठीक। y इक्वल टू आपका बना x अपान 2, दूरी पता चल गया, हमको समय निकालना है। देखिए चाल भी निकाले हैं दूरी के रूप में, और ये दूरी भी चाल निकाले x के रूप में, और जो ये दूरी निकला वो भी किसके रूप में आ गया, x के रूप में आ गया, इसलिए y दूरी तय करने में लगा समय, इसलिए y दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, समय t बराबर हो जाएगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी कितना है, दूरी है आपका x बटे 2, चाल कितना है आपका x बटे 6, देखिए दूरी है x बटा 2, ये हो जाएगा x बटा 6 बराबर 6 ऊपर चला जाएगा x बटा 2 गुणे 6 बटा x, ये चीज पलट जाती है, x से x कट जाएगा, 2 3 6 बराबर हो जाएगा 3 सेकंड का समय उसको क्या होगा पहुंचने में लगेगा। 3 सेकंड का समय कार को मीनार के पास तक पहुंचने में लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। भाई में ऊंचाई पूछा होता तो ऊंचाई आप लोग किस तरह निकालते, ऊंचाई के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, देखो इसमें क्या हो गया 3 इक्वेशन है, 3 चरराशियां नहीं, तो ऊंचाई को निकालना हमारे लिए कठिन था, क्योंकि 3 चरराशियां हैं और 2 इक्वेशन हम लोग बना पाते, इसलिए आपका जो है ऊंचाई नहीं निकल पाता, एक्स वाई नहीं निकल पाता ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस सवाल को भी लगा सकते हैं। ये सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस सवाल को आप बार बार देखें, इस सवाल को ही नहीं आप सवाल सब बार बार देखें, और विशेष कर क्या करें, इसको थोड़ा सा ढंग से देखें, क्योंकि ये हर सवाल से थोड़ा सा अलग हट करके सवाल है ना। चलिए ठीक है, देखा जाएगा सवाल, अंतिम क्वेश्चन। लास्ट सवाल आपका बचा है। इस तरह से आपका ये ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति का जो पोर्शन है आपका खत्म होता है। अब ये त्रिकोणमिति आपको कितना समझ में आया,
कितना नहीं समझ में आया, कौन सा सुधार और पढ़ाने में किया जाए जिससे आप के लिए अच्छा साबित हो, उसको आप कमेंट में क्या करें, बातों को बताना, कमेंट में जरूर लिखें। कमेंट में लिखेंगे या इसके आगे कौन सा चैप्टर आपको बता दिया जाए जो आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको आप कमेंट में जब बातों को बताएंगे तो हम फिर उस चैप्टर को यहाँ पे आपके समक्ष पढ़ा देंगे ना, उस चैप्टर का वीडियो आपको हम बना के दे देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मीनार के आधार से और एक सरलरेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार के आधार से एक सरलरेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, देखिए इसमें क्या है, एक मीनार है, ये मीनार है, मीनार है, मीनार के आधार से सरलरेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दो बिंदु है। एक 4 मीटर की दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है, एक है यहां से 9 मीटर की दूरी पे है, एक 9 मीटर की दूरी पे, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है ना, ये मीनार आपका ए बी है, ये बिंदु है सब, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण होते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण होते हैं जिनका योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। ऐसे कोण होते हैं जिनका, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है, उन कोणों को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण या उनको कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। ये दो कोणों का, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि 15 अंश का कोटि पूरक कितना होगा, तो 15 में कितना जोड़ेंगे, 90 हो जाएगा, 90 में से 15 घटाइए, 90 में से 15 घटाएंगे आएगा 75, यानी इसका कोटि पूरक कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 90 आ जाएगा ना। अगर हम ये कहें कि 20 अंश का कोटि पूरक कितना होगा, तो 20 में कितना जोड़ेंगे, 70 जोड़ेंगे, तो 90 हो जाएगा, यानी 20 का कोटि पूरक कितना होगा, 70 होगा। 70 का कोटि पूरक कितना होगा, 20 होगा। 1 डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा, 89 होगा, और 89 का कोटि पूरक कितना होगा, 1 होगा। इस तरह से कोटि पूरक को आप जान के रखेंगे, या पूरक कोण भी इनको कहते हैं ना। एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होगा तब उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहते हैं। और यदि क्या हो जाए, दो कोणों का योगफल 180 अंश 90 डिग्री होगा तो उन्हें हम लोग पूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे कि ये जो दोनों कोण बनते हैं, देखिए जो कोण बनते हैं, दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण होता है। यानी यहां से जो कोण बन रहा है शिखर का, यहां से जो कोण बन रहा है शिखर का, ये क्या है, पूरक है। पूरक, अगर ये क्या होगा, थीटा होगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। ये कोण कितना है, 90 है ना। 3 का पूरक कितना होगा, 90 माइनस 3। 7 का पूरक कितना होगा, 90 माइनस 7। इस तरह से आप ध्यान में रखोगे ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये तो इतना निकलेगा, हमको निकालना क्या है, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, ये मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h है। तो यह मान लेंगे पूरा कोण है, तो इसको आप मान लीजिएगा, माना एक कोण थीटा है, तो एक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मानते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, h है, मीनार की ऊंचाई h है, तथा कुछ नहीं, ये भी मान लीजिए, तथा उन्नयन कोण d से उन्नयन कोण थीटा है, तथा बिंदु D से उन्नयन कोण कितना है, थीटा। उन्नयन कोण थीटा है, तथा बिंदु C से उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा होगा। इसलिए
इसलिए बिंदु सी से उन्नयन कोण कितना होगा? उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये पूरक कोण है, क्योंकि ये पूरक कोण है, इसलिए एक थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा। हमको एच की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल BAD में। अब त्रिभुज BAD में देखो, त्रिभुज BAD में क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है? h है। आधार कितना है? DA है, यानी 9 मीटर है। 9 मीटर है ना, 9 लिख देते हैं, मीटर लिखने की जरूरत नहीं, 9 है। tan थीटा इसको हम लोग क्या करते हैं? काट में बदल देते हैं, काट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा होता है। तो 1/tan थीटा का वैल्यू रखेंगे 1/h/9, तो 9 कहां चला जाएगा? ऊपर, ये हो जाएगा 9/h। क्यों ऐसा किए? क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत है। इक्वेशन नंबर 1, आगे इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। फिर ट्रायंगल BAC में, अब ट्रायंगल BAC में देखो क्या हो जाएगा? इस वाले ट्रायंगल में tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, फिर कौन सा भुजा? लंब यानी h/आधार कितना हो जाएगा? 4। tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan देखो 90 पे वैल्यूज क्या होते हैं? चेंज होते हैं। पीछे वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि 90 पे वैल्यू क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 एंड 2 से हो जाएगा, दोनों देखिए cot थीटा लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड में क्या होगा? बराबर होगा 9/h इक्वल टू h/4। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9×4 = 36, 9×4 = 36, इसलिए h बराबर √36 बराबर कितना हो जाएगा? 6 मीटर। 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, यानी कि मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 6 मीटर। आंसर आप लिखोगे, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, 6 मीटर होगी। तो इस तरह से क्या होता है, ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या होता है? समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आप कमेंट करके हमें बताइए कौन सा चैप्टर आपको बता दिया जाए। और ये जो चैप्टर आपका बीता है, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये चैप्टर हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ के इसको क्या करेंगे? लगा करके क्या करेंगे? खुद से रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद आप जो मैथ है, मैथ में क्या करेंगे? अच्छा से अच्छा मार्क लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।